हम पिछले 17 वर्षों में 700 शिविर कर चुके हैं। समझना पड़ेगा कि पौधे को क्या भोजन चाहिए, तो ये हमारे जरूरी तत्व हो गए जो हमें पौधे को चाहिए। अब ये तत्व देते हैं हम अभी डीएपी से, ये तत्व देते हैं यूरिया से, ये एमओपी से देते हैं, और ये बहुत अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन माइक्रोन्यूट्रिएंट के आते हैं, वाटर सॉल्युबल, उनसे देते हैं। अब ये हमें चाहिए जैविक विकल्प के रूप में। काय में जैविक से ज्यादा जरूरी, ज्यादा मात्रा में जो तत्व चाहिए वो कैल्शियम और फॉस्फेट चाहिए। तो वो कॉम्प्लिकेशन साइंटिस्टों को करने दो। हम लोग किसान हैं, बहुत प्रैक्टिकल और सहज नॉलेज हमको चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं। तो बैलेंस और कंप्लीट डाइट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पौधे को समझना पड़ेगा कि पौधे को क्या भोजन चाहिए। इम्पोर्टेंट तो ये है। अब डाइट तो आपने बोल दिया कि भाई सब कंप्लीट, उन्होंने कहा अच्छा खा लेना और पूरा खा लेना, ठीक है, माने संपूर्ण खाना और संतुलित खाना। तो संतुलित तो समझ में आ गया कि भैया जितना हमको चाहिए है उतना ही खाएंगे, पर संपूर्ण का मतलब क्या है, डेफिनेशन ऑफ संपूर्ण, ठीक है। माने कि यहाँ पे 10 चीजें रखी हैं तो उनको संपूर्ण बोलोगे, कि उधर बाजू में 20 रखी है उनको बोलोगे, या 50 रखी है उनको बोलोगे, माने किसे बोलोगे संपूर्ण, है ना। तो संपूर्ण के पीछे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा प्लांट की डिमांड क्या है और उसको चाहिए क्या क्या पड़ता है। तो देखो साइंटिफिक वे में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा नॉलेज में, तो वो कॉम्प्लिकेशन साइंटिस्टों को करने दो। हम लोग किसान हैं, बहुत प्रैक्टिकल और सहज नॉलेज हमको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक पेड़ को देखते हैं उठा के, है ना, एक पेड़ को देखें, जैसे बाजू में ये आम का पेड़ लगा है, तो आम के पेड़ को देखेंगे तो आपको पूरे बॉडी स्ट्रक्चर पे समझ में आ जाएगा इसको चाहिए क्या क्या है। तो पेड़ को देखोगे तो पेड़ के नीचे क्या है, जड़, जड़ के ऊपर क्या है, मोटा सा तना, फिर क्या है, मोटी सी डालियां, फिर क्या है, पतली डालियां, फिर है टहनियां, फिर है पत्ती। अब पत्ती के पहले जो भी है वो सब पौधे की हड्डी है, ठीक है। जैसे अब हमारे ऊपर इधर से देखोगे आप तो ये उंगलियों की पतली हड्डियां, फिर पंजे की थोड़ी मोटी, फिर ये पैरों की थोड़ी और मोटी, फिर ये, फिर पिंजरा, ये वो सब क्या है, हड्डी। तो ये छोटी बड़ी मिला के सब पौधे की हड्डी है। और हड्डी कैसे बनती है, कैल्शियम और फास्फोरस से। इसका मतलब ये है कि जो फसल में माने ये बनता है, तना बनती है, शाखाएं बनती हैं, डालियां बनती हैं, वो सभी फसल को सबसे ज्यादा जरूरी, ज्यादा मात्रा में जो तत्व चाहिए वो कैल्शियम और फॉस्फेट चाहिए। जिस पौधे की जड़, तना, डाली, टहनी जिसकी स्ट्रांग बनेगी, ठीक है, वही पौधा तो ज्यादा फूलेगा फलेगा, है ना। और अगर किसी मिट्टी में ये कमी रही तो पौधे की जड़ कमजोर होगी, डाली कमजोर होगी, शाखाएं कमजोर होगी, और फिर आगे की पूरी प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी। सही है कि नहीं, क्योंकि बेस ही कमजोर हो गया। तो इसका मतलब ये है, हमने सीधा कॉमन सेंस से, बिना किसी रॉकेट साइंस के, पौधे से पता कर लिया कि उसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब ये कैल्शियम और फॉस्फेट चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। दूसरा, पौधे को दूसरी जरूरी तत्व क्या चाहिए, तो देखो दूसरा, जड़ के बाद, तने के बाद, डाली के बाद, शाखा के बाद, टहनी के बाद क्या होता है, पत्ती। अब पत्ती कैसे बनती है, तो पत्ती में क्या होता है, ग्रीनरी होती है, हरा होता है, हरापन होता है। और हरापन कैसे आता है, क्लोरोफिल से। अब क्लोरोफिल कैसे बन रहा है, माने पत्ती कैसे आ रही है, ग्रोथ कैसे हो रही है, तो नाइट्रोजन से हो रही है। पौधे में नाइट्रोजन होगी तो ही पौधे में माने कि ग्रोथ होगी, और फिर पत्ती निकालेगा वो। तो यानी पत्ती आने के लिए जो जिम्मेदार तत्व है वो है नाइट्रोजन। दूसरा चीज पता कर लिया,
इसके बाद अब आता है लास्ट में फूल और फल। तो फल बनने के लिए गंधक चाहिए होता है और सबसे ज्यादा चाहिए पड़ता है पोटाशियम। अगर किसी भी पौधे में या मिट्टी में पोटास की कमी होगी तो फल ऐसे सिकुड़ा सिकुड़ा सा बनेगा, रंग नहीं होगा, गंध नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, है ना। माने कि जो उसकी चमक, यानी कि जैसे अपन कहते हैं ना, अच्छा हट्टा खट्टा आदमी है, बोले खाए पिए घर का है, तो समझ लेना कि अगर वो खाए पिए घर का लग रहा है तो फास्फोरस ज्यादा है, ऐसे समझ लो, सॉरी पोटासियम ज्यादा है। और जिसमें पोटासियम कम है वो ऐसे मैंने सिकुड़ा टिकुड़ा टाइप का दिखेगा। हाँ हाँ, वहाँ पे इसका रीजन क्या होगा? देखो क्योंकि आपके यहाँ क्षारीय सॉइल है ना, क्षारीय सॉइल के कारण पोटास क्या है, बेसिकली समुद्र का नमक तो ही है, नमक मतलब क्षारीयता, ठीक है। और क्षारीयता जहां पर है वहां पर पोटासियम डालने की जरूरत ही नहीं है, वो प्रचुर मात्रा में है। आपको दूसरे और इंग्रेडिएंट मेंटेन करने की आवश्यकता है। बोरॉन होगा उसका? हाँ, बोरॉन तो फिर अभी उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट में आ जाएगा वो। तो तीसरा जरूरी तत्व क्या चाहिए? पोटास। हाँ, फिर चौथा चाहिए, बाकी का जो भी बचा एकदम तिकड़म, अब उस पर दिमाग नहीं लगाओ, क्योंकि दिमाग इसलिए नहीं लगाओ, हम इसलिए कह रही है क्योंकि क्या है ना, पहले जब साइंस धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहा था तब वैज्ञानिक लोगों ने कहा 3 तत्व होते हैं, फिर धीरे से कुछ साल के बाद बोला 6 होते हैं, है ना, फिर बोला 9 होते हैं, फिर बोले 12 होते हैं, फिर 14 होते हैं, फिर 17, अब 22 पहुंच गई गाड़ी। तो अभी जो है ना ये अनवरत है, इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं हम ये ऐसा मान लेते हैं कि इन सब को माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं उस कैटेगरी में इनको रख देते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोल देते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, पोषक तत्व, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पौधे को चाहिए पड़ते हैं। अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत कुछ चाहिए होता है, अब बहुत कुछ कहाँ से ले आएंगे? तो हम तो एक चीज पकड़ लेंगे, रिसाइकिल, है ना। तो रिसाइकिल का मतलब ये होता है कि एक माने बीज हमने डाला और उस बीज से पौधा बना, उसकी जड़ बनी, तना बना, पत्ती बनी, शाखा बनी, डालियां बनी, फूल बने, फल बना, तना बना, सब कुछ बना। तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीट डाइट खा पी के ही तो बना। अब अगर हमने उसको रिसाइकिल कर दिया तो वो पूरी कहानी उसके अंदर वापस पहुंच गई। अब उसमें क्या था क्या नहीं था वो गणित और कहानी पे मत जाइए, है कि नहीं है। जैसे हमने बोला ना, अभी उसमें 22 तत्व थे, कोई आके खड़ा हो जाएगा नहीं 24 थे, कोई कहेगा 26 थे, तो बाद में हमें डिबेट क्यों करना, हमें तो रिसाइकिल करना, बस खत्म, उसमें सारा पहुंच गया, है कि नहीं। ऐसे तो हमने वो माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लिया, उसमें सारे हर फसल को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, हर फसल को रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना। और रिसाइकिल करने के लिए अभी हम बताते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हमारे जरूरी तत्व हो गए जो हमें पौधे को चाहिए, ठीक है। अब ये तत्व देते हैं हम अभी डीएपी से, ये तत्व देते हैं यूरिया से, ये एमओपी से देते हैं, और ये बहुत अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन माइक्रोन्यूट्रिएंट के आते हैं, वाटर सॉल्युबल, अनसॉल्युबल भी आते हैं, उनसे देते हैं। अब ये हमें चाहिए जैविक विकल्प के रूप में, काय में जैविक। अब देखो एक तो हो गया विकल्प और एक हो गया जैविक, ठीक है। हम एक एक शब्द को समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब ये हो गया, ये चाहिए। अब आते हैं संतुलन, तो संतुलन का मतलब होता मात्रा कितनी चाहिए, वो अभी डिसाइड करेंगे। तो जब संपूर्ण हमने डिसाइड कर लिया तो ये संपूर्ण जो है ना जैविक विकल्प के रूप में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैविक है और विकल्प है, तो विकल्प तो समझ में आ रहा है, विकल्प तो माने कि उसको शब्द को जोड़ने वाली एक कड़ी है, नहीं समझे, मेन चीज नहीं है वो। मेन चीज क्या है? जैविक। विकल्प तो माने कि हम समझने के लिए बोल रहे हैं उसको, ठीक है, पर मेन चीज जैविक है, ठीक है। अब जैविक का मतलब क्या है? डेफिनेशन ऑफ जैविक बताओ आपको, डेफिनेशन ऑफ जैविक। रसायन मुक्त तो एक तरीके से ऑर्गेनिक हाँ, का मतलब रसायन मुक्त जैविक है, सही है बात, पर 100% नहीं है। और हानिकारक रसायन मुक्त जैविक, अब वो भी 100% नहीं है। जैविक का डेफिनेशन क्या है? जिसमें सर जीवाणु हो, हाँ, जीवाणु हो जिसमें, हाँ ये भी सही है, पर 100% नहीं है सही, प्रकृति से ही आए, वो भी सही है,
पर 100%। 100% आप बताइए। प्रोसेसिंग ना हैं? हो, लेबोरेटरी में नहीं बना हुआ। प्रोसेसिंग ना हो। हाँ, लेबोरेटरी में ना बना हो, प्रोसेसिंग ना हुआ हो, ये भी सही है। लेकिन 100% जैविक का डेफिनेशन बेसिकली क्या है, हम लोग यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजें हमको नहीं मालूम है। हम चले जैविक खेती करने के लिए, पर हमें जैविक का डेफिनेशन ही नहीं तभी मालूम। तो आपको सानिध्य चाहिए सर। तो हम हैं तो हम भाग नहीं रहे। 2-3 दिन दिखाई नहीं दिए ना, इसलिए सब ऊपर नीचे हो गए। हाँ, आपको सानिध्य इतनी दूर दूर से आपको सानिध्य लेने आए हैं। आप घबराइए मत, आपसे ज्यादा घबराहट हमें है। पता है क्यों? क्योंकि हमने MBBS छोड़ा है इसलिए कि आपकी थाली विषमुक्त हो और आपके खेत जैविक हो। आपको भरोसा नहीं होगा आपसे कितनी ज्यादा चिंता हमको होती है। ये अब हम भरोसा नहीं दिला पाएंगे, ये हम केवल बोल रहे हैं आपको। तो आप जितना आप हमें बोल रहे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारे अंदर है आपकी मदद करने के लिए। पर क्या है ना, आपको फिल्टर होके आगे आना पड़ेगा। भीड़ इतनी है, आपको बताना पड़ेगा कि नहीं हमें करना है। बात समझ रहे ना? जी जी सर। तब जाके हम आपके पीछे लगेंगे और सानिध्य भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। हमारा कुछ है ही नहीं यार, तो जो है तो सबका ही है ना, तो उसकी चिंता नहीं करिए। ठीक है, अब हम आते हैं जैविक पे। जैविक का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ जैविक, देखिए अभी यहाँ पे जैविक का रिलेशन इससे भी है, इससे ही है कि हमें जैविक विकल्प चाहिए। माने जैविक कैल्शियम फास्फोरस चाहिए, जैविक नाइट्रोजन चाहिए, जैविक पोटास चाहिए, जैविक माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। पर जैविक हम बोलेंगे किसे? तो देखिए अब ये सारे जैविक का बेस है गोबर, कंपोस्ट। ठीक है, अब कंपोस्ट को लोग किसे कहते हैं? कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब ही जैविक है बेसिकली, पर लेकिन उसे किसे कहते हैं? तो कोई कहता है कि 3 महीने पुराने को कह देते हैं, कोई कहता है कि हमारा तो 1 साल पुराना है, कोई कहता 2 साल पुराना है, कोई कहता भैया हमारा 5 साल है, कोई कहता हमारा तो 10 साल से पड़ा है गड्ढे में। तो अब आप जो है ना 5 साल वाले को बोलोगे, 2 साल वाले को बोलोगे, या 3 महीने वाले को बोलोगे, 6 महीने वाले को बोलोगे, किसको बोलोगे? तो टाइम पीरियड में कोई बाउंडेशन, मतलब यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आ रही। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो हम कुछ पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन तय कर लेते हैं, और उस आइडेंटिफिकेशन को चाहे 3 महीने वाले में वो आइडेंटिफिकेशन मिल जाए और चाहे 10 साल वाले में मिले या ना मिले। तो आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमने मिट्टी को कैसे पैरामीटर से पहचाना कि हर मिट्टी को हम गणित लगा के नहीं बोलेंगे कि काली दिख रही तो उन्होंने कहा काली चिकनी है। हम गुण देखेंगे, अगर वो गुण कैरेक्टर दिख रहे हैं तो हम उसको फिर उस कैटेगरी में रखेंगे। तो ऐसे ही हम कंपोस्ट को यानी कि जैविक को हम कुछ कैरेक्टर देख के ही रखेंगे उसको। ठीक है, फिर उसको कैसे बनाएंगे वो अलग है, फार्मूला क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, वो अलग विषय है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैविक को पहले नंबर हम करते हैं। देखिए सबसे पहला काम है, जैविक का डेफिनेशन है जिसका कलर काला हो। ठीक है, दूसरा जिसका वजन हल्का हो, जिसमें नमी 25% हो, और जिसमें सौंधी खुशबू आ रही हो। ये 4 आइडेंटिफिकेशन जहां पर भी जिस भी मटेरियल में आपको मिल जाए उसको आप जैविक का टैग दोगे और वही खेत में डलेगा। और अगर वो आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो आप उसको ना तो जैविक बोल सकते हैं, कोई ने बोल दिया धोखे से तो बोल दो, पर उसे खेत में मत डालो। अगर खेत में डालोगे तो खेत में नुकसान होगा, क्योंकि कल हमने एक बात आपको बताई थी, ध्यान करो, गौर करो कि हर जीव की उत्पत्ति उसकी परिस्थिति के कारण से होती है। ठीक है, अब देखो मान के चलो दूध है, जब गाय के थन में से जब निकला तो परिस्थिति दूध की अलग है, उस समय पे बैक्टीरिया अलग है। जब आपने उसको बॉईल कर दिया तो अलग हो गए। दही लैक्टोबैसिलस चला तो हाँ, और जब वो थोड़े दिन तक रखा रहा तो अलग हो गए। अब क्या हो रहा है, एक ही मटेरियल में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हो रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। फिर आपने उसको भिगो दिया तो मक्खन में अलग, छाछ में अलग हो गए। ठीक है, फिर घी में कन्वर्ट कर दिया, फिर अलग हो गए, इधर अलग हो गए।
तो कितने एक ही मटेरियल में कितने तरह के बैक्टीरिया हो रहे हैं, और वो सब निकले गाय के पेट से। और गाय के गोबर में अलग है, यूरिन में अलग है, और गोबर में अलग है, सेमी गोबर में अलग है, सेमी कंपोस्ट गोबर में अलग है, कंपोस्ट गोबर में अलग है, कितनी जगह पे। तो क्या हो रहा है ना, हर परिस्थिति में बैक्टीरिया चेंजेस हो रहा है। हमारे ऊपर लागू करो, मुंह में अलग बैक्टीरिया है, पेट में अलग है, आमाशय में अलग है, आंतों में अलग है, किडनी में अलग है, सब जगह अलग अलग है। तो परिस्थिति के अनुसार अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग जगह होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। अब अगर हमने ये आइडेंटिफिकेशन करके अगर मटेरियल नहीं डाला, तो आप समझ लेना कि जो मटेरियल आप डाल रहे हैं उसमें वो दूसरे बैक्टीरिया होंगे जो खेत को नहीं चाहिए। लेकिन सर क्या कुछ टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है, जैसे 1-2 साल या ऐसा, मतलब जैसे इसमें कुछ हम कर सकते हैं? अभी बताते हैं। हम आपको क्या कह रहे हैं वो समझो, बारीक बात है कि अगर ये आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है तो वो खेत के अनुसार है वो बैक्टीरिया जो खेत को चाहिए, और अगर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि उस मटेरियल की परिस्थिति कुछ और है, और अगर उस परिस्थिति का गोबर वहां पे डाला गया तो क्या होगा, उस परिस्थिति के बैक्टीरिया वायरस पैदा हो जाएंगे आपके खेत में, जो बीमारी का नाम है, जिसको फफूंद कहते हैं, जिसको फंगस कहते हैं, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, या और भी दूसरे डिसीज कहते हैं, जो मिट्टी से जनित बीमारियां होती हैं, सड़न गलन कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया वहां पर उनका वैसा खाना होगा तो वैसे ही बैक्टीरिया वहां पर पैदा हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो मिट्टी में बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया इस मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन वाले मटेरियल में मिलेंगे, सर तो वो ही डालोगे तो मिट्टी का अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। सर Clear गोबर हो गया? डालते हैं सर, गोबर हैं? डालते हैं। हाँ। तो गोबर तो काला नहीं होता है सर? नहीं, तो गोबर डायरेक्ट डालना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट गोबर डालना ही नहीं चाहिए। अगर डालेंगे तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के जीवाणु पैदा हो जाएंगे। सर वहाँ पे जहाँ पे गए थे ना हम घूमने के लिए, वो पान के उस साइड पे, तो गोबर रखे होते द्वारी पे, वो बोले कि डालना है इस पे। उसमें गुड़ के साथ में फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बैक्टीरिया को डेवलप किया जाता है, फिर डाला जाता है, डायरेक्ट नहीं डाला जाता है। उसमें गुड़ डाला जाएगा, उड़द दाल का आटा डाला जाएगा, समझ रहे ना, और फिर उसको फर्मेंट किया जाएगा। एक बड़ा सा वहां पे आपने देखा होगा 200 लीटर का मटका हुआ है, वो मटके के अंदर उसको सबको डाल के और 2-5 दिन तक रखा जाता है। जब वो फर्मेंट हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया चेंजेस हो जाते हैं और फिर उसको डालते हैं। भले उसका माने कि 2 दिन का है, 3 दिन का है, 4 दिन का, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें ये आइडेंटिफिकेशन आ जाता है ना, हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है, नमी तो रहती है और सौंधी खुशबू आने लगती है। और जब सौंधी खुशबू आ गई तो समझ लेना बैक्टीरिया उसमें आ गए जो आपकी मिट्टी में है। आप तो सीधा गणित पकड़ो, मिट्टी को पकड़ के खुशबू कर लो, माने सूंघ लो, जो खुशबू उसमें आ रही है वही आपके मटेरियल में आना चाहिए। अगर सेम खुशबू आ रही तो समझ लेना कि वही मिट्टी में बैक्टीरिया, वही आपके मटेरियल में है। और अगर खुशबू बदली तो समझ लेना बैक्टीरिया अलग है उसमें। तो ये 4 हमने आइडेंटिफिकेशन के। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, लगभग 4 फीट चौड़ा, 10 से 12 फीट लंबा, ये 4 फीट चौड़ा, 10 से 12 फीट लंबा, और 2 फीट ऊंचा। ठीक है, दो फीट ऊंचा, 4 फीट चौड़ा और 10 से 12 फीट लंबा, यानी कि ये, इसको लंबाई को आप बढ़ा भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लंबाई को बढ़ा भी सकते हो 10 से 12। ये साइज के पिट बना के, ये साइज का पिट बना के मटेरियल को रखना है, पिट नहीं बनाना है, मटेरियल का ही पिट बनाना है। माने कि आपको 2 फीट ऊंचा ढेर लगाना है गोबर का, 4 फीट चौड़ा लगाना है और 10 से 12 फीट लंबा लगाना है। ये साइज का पिट बना के रखोगे तब जाके आपका ये मटेरियल 3 महीने के अंदर अंदर में ये बन जाएगा, ये गुण उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हमने गड्ढे में रखा तो गड्ढे में अब फिर टाइम पता नहीं है कि कब होएगा ये,
ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर बैक्टीरिया को मिलता है और बैक्टीरिया फिर उसे जल्दी से डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले वाले मटेरियल को बनाने के लिए, फास्फोरस और कैल्शियम। तो फास्फोरस और कैल्शियम का है 75% ताजा गोबर लेना है, 25% रॉक फॉस्फेट पाउडर, या फिर 25% लकड़ी का बुरादा लेना है। ठीक है, 75% ताजा गोबर, 25% रॉक फॉस्फेट पाउडर या फिर लकड़ी का बुरादा, ये दोनों में से कोई एक, और ये इसको मिक्स करके, माने कि मिक्सचर करके ये साइज में आप रख दीजिए। ठीक है, ये साइज में जब आप रखेंगे तो लगभग अराउंड 3 महीने के अंदर ये डिकम्पोज हो जाएगा 90 डेज में, और जब ये डिकम्पोज हो जाएगा तो इसे हम 2 टन प्रति एकड़ इस्तेमाल करेंगे, 2 टन प्रति एकड़। ठीक है, 2 टन पर एकड़ हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। नंबर 2, नाइट्रोजन। देखिए 75% क्या गोबर लिखा हुआ है? ताजा गोबर है। ताजा है। हाँ, उसमें ताजा वो है। गोबर में मिक्स, अच्छा 75% गोबर होगा, 25% रॉक फॉस्फेट, हाँ। और उसको इस शेप में रख देंगे। इस शेप में रख देंगे, 3 महीने में ये डिकम्पोज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होगा ये। कितना बन जाएगा बनाया आपने 10-4-2 में? इसमें अंदाज से लगभग 2 टन बन जाएगा, इतना एरिया में अंदाज से। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है ना, हरा कचरा और पानी लेना है। ताजा गोबर मतलब डेफिनेशन क्या रहेगी? 10 से 15 दिन तक का। अच्छा 10-15 हाँ, दिन। ताजा का मतलब ये नहीं कि तुरंत का ही होना चाहिए, 10 से 15 दिन तक का भी चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हमको चाहिए हरा कचरा। हरा कचरे का मतलब ये होता है कि आप मोटा मोटा ये अंदाजा लगाइए कि जब हमारे जंगल में पतझड़ हो जाती है तो बारिश का पानी गिरता है, और जब बारिश का पानी गिरता है तो एकदम से फुटान होती है, पत्तियां आ जाती हैं, और 2 से 3 पानी के अंदर जंगल बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि ऊपर इन्वायरमेंट में 70% नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन पानी के साथ में नीचे गिरती है। नीचे गिरती है तो एकदम हरियाली आ जाती है, नीचे से घास उगने लग जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन है पानी के दबाव में नीचे आती है और तुरंत ग्रीनरी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये ग्रीनरी वापस पतझड़ होके ड्राई होती है और नीचे पत्ता गिर जाता है और उसकी नाइट्रोजन निकल के फिर ऊपर चली जाती, फिर बारिश में नीचे आती, फिर ऊपर जाती। तो ये ऊपर नीचे आने का क्रम चलता रहता है, इसीलिए तो वहां पे 70 की 70 बनी रहती है। नहीं समझे, कभी 69 नहीं हुई। बात समझ रहे ना कि यार वो तो बारिश गिर गई, अब वो तो बहुत सारी नीचे आ गई, अब तो 50 ही बची। नहीं समझे। तो संसार का जो नियम है ना, वो क्या है ना, रिसाइकिल है, बराबर ना। जो है वो बस रूपांतरित होता रहता है, इधर का उधर होता रहता है, पर खत्म नहीं होता है। वो बैंक बैलेंस जो है ना, कभी खत्म नहीं होता। अब पानी का भी ऐसा ही है। पानी कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है जो आसमान से टपकती है, फिर जमीन में जाता है, पर फिर जमीन में जाती है, फिर बाष्पीकृत होकर फिर हवा में चली जाती है, फिर बूंद बन के टपकती है। पानी वो ही है, पर वो क्या हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। सब कुछ रिसाइकिल हो रहा है इधर, इवन हम और आप भी रिसाइकिल हो रहे हैं। हाँ सही है ना। खैर अब ये अलग हो जाएगा विषय मामला। तो हरा कचरा हमको लेना है, जितना भी आपके पास है, घास हो, पत्ता हो, तिनका हो, फसल का अवशिष्ट हो, जो भी हो आपके पास, वो सारा हरा कचरा होना चाहिए। और हरे कचरे को टुकड़ा करिए छोटा छोटा, और उसको 500 लीटर साफ पानी में मिला के भर दीजिए। ठीक है, और भरने के बाद लगभग अराउंड
1 महीने तक आप रहने दीजिए इसे, 1 माह तक। और 1 माह के बाद में आप इसको कचरे को अलग कर दो, खाद में ले जाओ, और जो पानी बच जाए उस पानी को 500 लीटर 1 एकड़ में आप फसल के दौरान दे दो। 1 महीने से एयर टाइट रहेगा क्या? नहीं, एयर टाइट नहीं रखना, 500 लीटर प्रति एकड़ प्रति फसल। ऑक्सीजन तो रोज चाहिए। सर एक बार फिर से बोलिएगा। ये नाइट्रोजन जब बन जाएगी 1 महीने में, तो इसका जो नीचे का कचरा है बेसिकली, वो कचरा निकाल के आप साइड में रख दीजिएगा, ठीक है। और जो पानी है वो पानी जो है ना, आप 1 एकड़ में 500 लीटर 1 एकड़ के लिए पूरी फसल के दौरान आपको देना है। जैसे फसल 3 महीने की है तो 3 महीने में 500 लीटर थोड़ा थोड़ा करके देना है। जब भी पानी दिया तो पानी के साथ घोल के दे दो, ऐसा। तो सर 500 लीटर पानी में कचरा लगभग कितना केजी लेना पड़ेगा? 500 किलो कचरा, 500 पानी। भरेंगे गड्ढे में, भरेंगे गड्ढे में नहीं भरना, गड्ढे में तो पानी पूरा चला जाएगा। टैंक में भरना प्लास्टिक के, कोई भी, या कोई भी ऐसे बर्तन में भरिए, या सीमेंट का टांका लीजिए, है ना, सीमेंट का टांका लीजिए, या फिर प्लास्टिक का टैंक लीजिए, उसमें आप भरिए। माने दोनों को कॉम्बिनेशन करके 1 महीने तक रखना। कपड़े से मुंह बांध के रखो, एयर टाइट बहुत नहीं, प्लास्टिक से, पर गैस बनेगी क्योंकि उसमें, तो मोटा कपड़ा से ढक दो बस, खाली गैस ना मतलब उसकी निकल पाए। जी सर। तीसरा खाद है हमारा पोटास। पोटास कैसे बनना है? 500 केजी। हरे कचरा, हरी बत्ती तोड़नी है ना? हाँ, सूखी बत्ती नहीं होनी चाहिए ना? सूखा नहीं होना चाहिए। नीम वीम भी चल सकता है सर? सब जो हरा है वो सब। जी। जितनी बार डाली दो उतनी बार। नहीं, एक फसल में आप कितना पानी देते हो? 3, 4, 5, जितनी बार डालोगे उतनी बार में डाल के खत्म। देखिए, एक फसल के लिए। तीसरा कंपोस्ट है हमारा पोटाशियम। इसमें हम क्या करते हैं, गीला या सूखा कचरा लेते हैं, फार्म वेस्ट, ठीक है, क्रॉप वेस्ट, है ना। अब ये भी हम कर क्या रहे हैं, अलग अलग तरीके से रिसाइकिल ही कर रहे हैं, तरीका अलग अलग है। तो हमने क्या किया, 500 केजी सूखा या गीला कचरा लिया, उसको छोटा छोटा टुकड़ा बना लिया। फिर हमने 5 किलो खड़ा नमक लिया, समुद्री नमक, और उस खड़े नमक को 50 लीटर पानी में घोल लिया। फिर वो पानी इस सूखे कचड़े पर हमने छिड़क दिया, और छिड़कने के बाद फिर ये पिट बना के हमने रख दिया। तो ये कचड़ा 3 महीने में डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, पच जाएगा। और जब ये कचड़ा पच जाए तो इस कचड़े का उपयोग आप 500 केजी प्रति एकड़ करेंगे तो पोटास की कमी पूरी होगी। 500 केजी प्रति एकड़, और ये आपको एक बार में डालना होगा, ठीक है। तो कितने महीने रहना पिट में? 3 महीने, जब तक डिकम्पोज ना हो जाए। ये सर काला सेंधा नमक है? काला सेंधा नमक है 5 किलो। हाँ, नहीं काला नमक नहीं, खड़ा नमक, समुद्री क्रिस्टल सॉल्ट जो होता है ना, रॉ सॉल्ट बोलते हैं हमारे जैसे इधर तो वो सर मिलता नहीं बिना कुछ। आयोडीन वाला। हाँ, बिना आयोडीन वाला ढीला होता है, कल दिखाएंगे आपको, है ना, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट पे, ठीक है। सूक्ष्म हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा है, उसमें नहीं डालना है। 20 केजी जैसे हमारे सॉइल में है इसलिए हम नहीं डालते। नारियल उगा के देखिए, अच्छा हो गया तो पता चल जाएगा कि हेल्थ सीधी बात है, उल्टा कर सकते। और ये पोटैश वाला सर कब डालना है? शुरुआत में या फसल बोने के बाद? अभी बताते हैं, पहले फार्मूला लिख लो। देखिए, इसमें क्या करना है, 20 केजी देसी गाय का ताजा गोबर लेना है, 20 लीटर गौमूत्र लेना है, 2 किलो उड़द दाल का आटा लेना है, 2 किलो सरसों की खली लेनी है, 2 किलो गुड़ लेनी है, और इसको सबको मिला के 5 दिन तक आप प्लास्टिक के, मिट्टी के, सीमेंट के, लोहे के छोड़ के सभी तरह की कोई भी धातु के बर्तन में मिक्स करके आप उसको क्या करेंगे, कपड़े से मुंह बांध के रख देंगे, ठीक है कि नहीं। सर एक बार रिपीट जरा। हाँ, देसी गाय का ताजा गोबर 20 किलो, 20 लीटर गौमूत्र,
2 किलो उड़द दाल का आटा, उड़द दाल का ही होना चाहिए, ध्यान रखना आप। सर हमारे पास तो ऐसे अभी जैविक नहीं है, तो वो मार्केट से अभी लेंगे तो- जैसा है वैसा करो फिर, है ना। पर अभी शुरू तो कर दो, फिर धीरे धीरे जैविक भी हो जाएगा। फिर उसके बाद सरसों की खली 2 किलो, मस्टर्ड केक और 2 किलो गुड़। ये 5 इंग्रेडिएंट हैं। ये पांचों को एक साथ अच्छे से मैश करके मिला के एक बर्तन में रखना है। और फिर उसके बाद उसमें क्या करिए कि 5 दिन तक उसको कपड़े से ढका रखा रहने दीजिए। एंड देन 5 दिन के बाद में आप उसको ज्यादा पानी मिला के, करीब 500 लीटर पानी मिलाइए और फसल को हर 15 दिन में दीजिए। माने ये इतना डोज 1 एकड़ का है और ये 15 दिन में रिपीट करना है। कैसे सर पीछे से देंगे? ये वाली चीज हर 5 मतलब 15 दिन पे देनी है। ये हर 15 दिन में देना है। ये पूरा कंटेंट हाँ, ये पूरा कंटेंट 500 लीटर पानी में मिला के 15 दिन में आपको पिलाना है। फिर अगले 15 दिन तैयार करना है। हाँ हाँ हाँ। ये देंगे कैसे सर? वो बाल्टी में डाल के या कैसे? बाल्टी बाल्टी कैसे भी दे सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। ये हम स्प्रे किस में तो तरीके से होंगे। देते हैं वो प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे जी सर। कैसे हम देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला खाद पहला और ये तीसरा, ये दोनों को एक साथ मिला के बेसल डोज के रूप में जब आप फसल बोते हैं उस समय पे देना है, क्योंकि ये दोनों पाउडर फॉर्मेट में है, ठीक है। नाइट्रोजन वाली खाद और सूक्ष्म पोषक तत्व वाली बात, ये दोनों को एक साथ मिला के दे सकते, क्योंकि ये दोनों लिक्विड हैं, ठीक है। तो जब आप ये दे रहे हैं 15 दिन में, तभी आप ये नाइट्रोजन भी मिला दीजिए और तभी आप पानी भी दे दीजिए। तो तीनों चीजें एक साथ भी दे सकते हैं, अलग अलग सब तामझाम नहीं करने की जरूरत है। तो ये दोनों एक साथ दे दिए और ये दोनों स्टार्टिंग में दे दिए। ये दोबारा रिपीट नहीं करना है, पहला और तीसरा। ये फसल लगाते समय पहले एक बार ही देना बेसल डोज के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोस्टिंग का विषय। और इसमें जो है ना, ये बैलेंस और कंप्लीट डाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इतनी मात्रा दोगे और ये खाद 4 तरह के खाली खाद दे दोगे, तो मिट्टी का कार्बन, पोटाशियम, माइक्रोन्यूट्रेंट, XYZ जितना भी उसको चाहिए, जो भोजन चाहिए, वो इससे उसकी जरूरत पूरी होगी। बैक्टीरिया भी खूब बढ़ेंगे और माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी, तो सब कुछ बैलेंस में, माने तत्व भी हो गए, बैक्टीरिया भी हो गए, सब कुछ हो गया इसके अंदर। सर एक बात पूछनी थी। हाँ, हाँ सर, दूसरा और चौथा कितनी बार रिपीट करना सर? दूसरा और चौथा ये 15 दिन में देना है एक बार। हाँ। तो तभी आप इसको भी मिला के इसमें दे दो थोड़ा थोड़ा, है ना, ऐसा। नहीं तो तुम्हारा घर उड़ ही जाएगा। एक हाँ। बात पूछनी है सर। ये जो पहला जो आपने खाद बताई ना सर, ये हाँ, तो उससे पहले जो कल आपने बताई थी, जैसे 10 टन गोबर की खाद है, हम्म, तो सर पहले मैं जब आया था पहले उसमें वो आपने बताई थी 10 टन गोबर की खाद उसको कंपोस्ट करना है। अब जरूरत नहीं है उसकी। तो सर मैं तो करके आया हूँ। हाँ, तो ठीक है, करके आए तो वो उससे कार्बन बढ़ेगा ना। और ये सर ये केंचुए वाली बताई थी आपने 73%, ये 25% वो। तो केंचुआ एडिशनली आप इसमें अगर ऐड करेंगे तो आप कर सकते हैं। नहीं, वो जो 10 टन में कंपोस्ट करके आया हूँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं 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 नहीं, नहीं। उससे कार्बन बढ़ेगा ना। वो जो कार्बन बढ़ाने वाला कल टॉपिक बताया था ना, कि उसमें 10 टन कंपोस्ट आप इस्तेमाल करें, या कचरे का कंपोस्ट करें, या फिर कार्बन कोल पाउडर, या फिर ये ढैंचा वैचा। ये सर अब मुझे ये मैं आपकी माफी चाहता हूँ सर, ये जो पहली जो है ये तो फिर मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है ना, केंचुए के लिए बनाने की आवश्यकता है, वैसे तो जरूरत नहीं है ना। ये वाली ना, ये 73% प्लस 25% रेशियो है। ये असल में यही तो इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपके पास 10 टन है, हाँ है तो उसी में जो है ना, आप लकड़ी का बुरादा या रॉक फास्फेट 25% और ऐड कर दो। तो फिर उसको और कंपोस्ट करने में और टाइम लगेगा फिर? नहीं नहीं, काय को लगेगा, हो गया ऑलरेडी कंपोस्ट। तो आप बस 25% ये बस मिला दो तो उसमें। इसमें सर, इसमें मैंने सरसों खली, गौमूत्र और गुड़ ऑलरेडी इसमें? अच्छा, तो इसका मटेरियल भी इसमें मिला दिया आपने। ये कॉम्बिनेशन अलग है, कोई बात नहीं। अभी जो बन गया है, आप अभी जो बन गया है ना, आप उसको एप्लीकेशन करके आप काम करिए। नेक्स्ट टाइम केवल आप ये बनाइए। पिछले साल पिछली बार आपने ये जो मैं कहना वो बताया था। बताया, हाँ, वो कंपोस्ट है, प्योर कंपोस्ट। और वो सॉइल एप्लीकेशन में हम ऑलरेडी कार्बन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। हाँ, वो वाला जो टॉपिक है वो इसमें ही हमने 5वें नंबर में जोड़ा था। आपका जो याद है वो सही है, पर हमने जब उसको सेपरेट वहां पे ऑलरेडी एप्लीकेशन कर दिया 10 टन पर एकड़, तो हम फिर उसको यहाँ पे नहीं लिखे, इसलिए दोबारा, क्योंकि हमने सॉइल एप्लीकेशन में मिट्टी का कार्बन बढ़ाने के लिए वहां इस्तेमाल कर लिया ना उसे, है ना। तो इसलिए रिपीट यहाँ पर नहीं किया। और फिर
एक बार जब आपने 10 टन वो डाल दिया तो बस ये खाद बस मेंटेन करते रहिए, इसमें ऑलरेडी वो सब आ जाएगा। कितने बार बताया सर एक बार फिर क्या? बताइएगा। ये खाद और ये खाद एक ही बार डालनी है जब आप क्रॉप लगाएंगे, और दूसरी वाली और तीसरी वाली खाद हर 15 दिन में दे दीजिए। दूसरी और चौथी सर। हाँ सॉरी, दूसरा और चौथा। हाँ, सर ये चौथी वाली कितनी देना है? ये जो जितना लिखा है ना, ये पूरा डोज एक बार में जाएगा, और ये पूरा डोज हर 15 दिन में इतना इतना जाएगा। तो सर वो डालने के बाद ये 75-25 का जो रेशियो है वो तो इसको बनने में 2 महीने लग जाएंगे, तो 2 महीने तो बाद अभी मैं वो ही कह रहा हूँ कि अभी जो आपके पास रेडी है, आप उसको एप्लीकेशन करके अपना क्रॉप प्लान कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो अगली क्रॉप होगी अगले सीजन की, उसके लिए फिर आप ये बना लीजिए, हाँ बेहतर है। है ना। वो ये नहीं है कि नहीं ये ही चाहिए वो नहीं चाहिए, हाँ वही। ऐसा नहीं है। अभी जो है उसके साथ हमें शुरू करना। ये पोटास वाला भी सर पीट में ही डालेंगे ना, पोटास वाला जो है हाँ वो पीट में ही है ना। हाँ, तो सर वो पानी जो है 500 लीटर 50 लीटर हम्म। वो तो फिर वो बह जाएगा सर। कौन सा? नहीं 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 नहीं, कचरे में वो जब कचरा रहेगा तो कचरे के ऊपर छिड़कना है ना पानी को, 50 लीटर पानी तो आ वो तो पूरा 500 किलो 500 कचरा किलो। इतना ढेर होता है, वो तो 500 किलो पूरा 50 लीटर उसके पानी ही ऊपर पता नहीं चिपक जाएगा, बिल्कुल। वो बहेगा नहीं, उसको छिड़कना है उसके ऊपर, तो मॉइस्चर भी और मेंटेन हो सर उसके जाएगा। नीचे कुछ वो लगाना है क्या, पल्ली वगैरह? नहीं नहीं कुछ नहीं, जब मिट्टी पे खड़ा नमक है जो चूरा कर डालना है, क्या करना है? खड़े नमक को पानी में घोलना है, तो चूरा करना ही नहीं है, वो तो पानी में घुल जाएगा। हाँ, फिर वो 50 पानी को छिड़क दीजिए, जी। चूरा नहीं करना उसका। जिससे टाइम लगेगा घुलने में। मेंटेन करके नहीं, रखना 5-10 है, मिनट उसको लगेंगे। पानी में मिनट आप लगेंगे। दिखाई हुए गर्मी में मैं तो देखा भी नहीं। ये है ये। माइक्रो न्यूट्रिएंट में सब आ गया, उसमें सब आ गया। इससे बड़ा शेड ओपन में नहीं, शेड में करना है, पेड़ की छाया में करो, या इस तरह का कोई कच्चा सेट बना के करो। नहीं नहीं, ये जो वो खाली जमीन पे बनाना है इसको। हाँ, जमीन पे। सर कि ये नमक वाले फिर बार बार नमी मेंटेन करने के लिए बार बार पानी डालना पड़ेगा 5-10 दिनों बाद में हर बार? हाँ, नमी तो मेंटेन करना पड़ेगी, है ना। लगभग 10-15 दिन में देख लिया अपन ने, एक बार अगर नमी कम हो गई, सूखने लगा, तो अपन ने फिर छिड़क दिया पानी। पानी छिड़कते रहेंगे तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, नमी मेंटेन होना। नमक वाला ही पानी छिड़कें कि नहीं नहीं, फिर नॉर्मल पानी। हाँ। ये अभी फार्म पे गए थे तो उन्होंने आपके फार्म पे वो पॉलिथीन के अंदर बैग्स के अंदर ये केचुए के हाँ। खाद डाल रखा है। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि इसमें पानी का लीक करता है, जो गोबर में पानी डालते हैं तो और उसको हम लोग स्टोर करते हैं, वो ब्लैक कलर का एक पानी हाँ होता हाँ, है। वो लिक्विड अलग है, वो अलग चीज है। तो इसमें से अगर लीक नहीं करेगा, अगर जैसे हम लोग पानी नहीं नहीं, इसमें हम जो है ना उतना एक्सेस डालेंगे ही नहीं। हम उसमें इसलिए डाल लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो सीपेज नहीं होगा जमीन में, है ना, कलेक्ट होके हमारे उसमें निकल के आ जाएगा, क्योंकि नीचे प्लास्टिक है। लेकिन यहाँ पर हम संभल के पानी डालेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा डालेंगे तो वो सारे न्यूट्रेंट को लेके जमीन में सीपेज हो जाएगा। तो मतलब सर बस नमी हल्की सी बनी रहनी बस बनी रहना चाहिए, बस सर इतनी। ये जो वर्मी लिक्विड जो आज देख के आए थे सर, वो पानी निकल रहा था। हाँ, तो ये सर ये नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूट है वो। अगर आपके पास वो है तो शायद इसकी भी जरूरत ना पड़े। हाँ, अगर वो है तो, है ना, तो ये भी कर सकते हैं कि अगर ये है तो फिर उसकी जरूरत नहीं। वर्मी वास्तु का बोल रहे हैं। वर्मीवास का रिप्लेसमेंट है। यानी एक पिट बना के कर रहे हैं तो हम दूसरी की जरूरत नहीं है। नहीं, एक पिट बना के कर रहे हैं। वो जो कलेक्ट कर रहे थे वही वर्मी वॉश। वर्मी वाश जो आ रहा था। अच्छा, हाँ, देखो फार्मूले फिर अलग अलग बहुत सारे हैं, पर क्या है ना, सहज और सरल जो फार्मूला है ना, उस पे अपन काम करें। सर वर्मी वॉश अब बर्मी पिट में पता है फिर आप खर्चा करोगे, फिर बैग लगाओगे, नहीं समझे, फिर वही है ना खर्चा। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नाइट्रोजन ऐसा है, घास निकली, अपन ने एक टंकी रख दी, उठा के वो अपने लोगों को बोल दिया, ए जितनी हरी घास निकली में डालते जाना, खत्म। डलती डलती टैंक भर गया, अपन ने पानी से भरा, वो ढक्कन बंद किया, दूर हो गए, 1 महीने में बन गया, उठा के अपन ने ड्रिप में चला दिया, खत्म। अब पिट में क्या है ना, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, हमने किया है ना, इसलिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। करवाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट और बैलेंस डाइट हुआ। और मिट्टी को ये अगर आप देंगे तो मिट्टी का पोषण और वो सब जो है ना प्रॉपर। हर साल देना, हर फसल में देना, कैसे करना है और फसल ये पे ऊपर वाला फर्स्ट और थर्ड हर फसल में देना है। जब लगाएंगे ये तभी पूरा वो हर दे देंगे। फसल में देना है, हर फसल पे पूरा हर फसल में देना हर है। फसल ये से संतुलित पहला खाना है ना, ये रोज खाना है।
मतलब नीचे वाला तो 2 बार देना पड़ेगा। अनुपम पूछिए। हाँ 2 और 4 2 और 4 15-15 दिन में देंगे और सर फास्फोरस और पोटाश सिर्फ रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं सिर्फ फसल के साथ ही एक सिर्फ बार में फसल, हाँ एक बार जब फसल लगाएंगे ना तभी समझ है ना। पूछ लो ना। ये नीचे वाला जो है जो हम पहले देखे थे यूट्यूब वगैरह में जो जीवामृत जैसे लगता है, तो ये वैसे ही है। अब वैसे ही है, वैसे ही है, पर जीवामृत का अलग फार्मूला है, इसका अलग फार्मूला है, पर लगभग वो काम एक ही चीज करती है। पर उसमें क्या है ना, जीवामृत में केवल आपके मतलब कुछ इंग्रेडिएंट मिलेंगे। इसमें हम मस्टर्ड का केक और वो चीजें ऐड करते हैं ना, तो और सारे इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक बेहतर सब्स्टिट्यूट तैयार हो जाता है। इसमें कुछ नहीं है, एक ही चीज 2 चीज हैं इसमें एक्सेस बस। बाकी है नाइट्रोजन, जीवामृत ही उसमें जैसा। वो छाछ वगैरह भी मिलाते हैं। छाछ वगैरह भी मिलाते हैं, पर वो है सब वो बैक्टीरिया। देखो बेसिक सिद्धांत क्या है ना, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन है ना, और बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन कोई एक फार्मूले से नहीं होता, सैकड़ों फार्मूलों से होते हैं। तो आप कोई भी फार्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें सारे इंग्रेडिएंट मिलना चाहिए। हम लोग पॉइंट ये है संपूर्ण और संतुलित है ना, उसको कैसे देना पॉइंट हो? ये है ना। अब अगर आपके पास इससे बेहतर कोई फार्मूला आ जाए और वो पूरी ती कर दे, तो फिर वो कर लो है ना। तो ये है सिंपल। अपन ने इस पे ट्रायल किया, परफेक्शन है, अपनी पकड़ है, और करने से रिजल्ट आते हैं, इसलिए अपन ये बताते हैं। तो मोटा मोटा ये जीवामृत का रिप्लेसमेंट और वो दोनों एक जो सेम ही है। ये पावरफुल डाइट है बेसिकली। देखो जीवामृत डाल के आप जीवाणु तो बढ़ा लेते हैं मिट्टी के, लेकिन उत्पादकता मेंटेन करने के लिए आपको तत्व देना पड़ेंगे, मिट्टी को भोजन देना पड़ेगा। बिना भोजन के मिट्टी परफॉर्मेंस नहीं देगी, ठीक है कि नहीं। तो सर वो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास 500 लीटर का ड्रम है नहीं, 200 लीटर का है। हाँ, तो तो 200 केजी पत्ती लेंगे। हाँ उतना लीजिए। 200 लीटर का है तो 100 लेना पड़ेगा, 100 तो पानी लगेगा है ना, 100 जाएगी फिर आप। सर इसमें 500 लीटर पानी में 500 केजी है ना, हाँ तो 200 लीटर पानी में 200 केजी। 200 केजी 200 आपके लीटर पास तो वाले 200 ड्रम में लीटर 200 केजी के 5 ड्रम अच्छा वो फिर वो अच्छा हाँ वो बाहर ऐसे आएगी। बनाना है। बाहर निकल जाएगा, 500 बनाना चाहे जैसे बनाना। 200 लीटर वाले ड्रम में सही 5 बनाइए। 5 बनाइए, सही। जी चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। आप आराम कीजिए और कल हम लोग अगले टॉपिक्स पे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हरे पत्ते सर वेट करके डालेंगे क्या? हाँ थोड़ा अंदाज से।